हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हिंदी। ठीक है। हिंदी जो है ये जनवरी 2023 का पेपर फर्स्ट है, जो कि हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अभी जो 2-4 महीने पहले लगभग जो एग्जाम हुआ था सीटेट का जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2023 का ये पेपर है, उसी को सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर को सॉल्व करके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 2023 यानी जनवरी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे होंगे 2023 का जो जुलाई का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उस अगर ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जुलाई का जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें पैराग्राफ दिया हुआ है और निर्देश दिया हुआ है कि निर्देश है कि 121 से 128 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है। इसमें जो है जो पैराग्राफ दिया होता है हिंदी में, उसमें 121 से 128 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। वो पैराग्राफ में ही उनका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। तो पैराग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जो आंसर है 121 से 128 तक का इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। ठीक है। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए। मैं भूमि के साथ बिकता रहा। धीरे मैं भूमि के साथ बिकता रहा, फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए, जिनमें कारखानों मिलों का दैत्य शोर और धुआं उगलने लगा। मैं उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन पसीना बहाता रहा। बैलगाड़ी से रथ बने, हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए। इंजन जो जमीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज। इस जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जो आंसर इसी पैराग्राफ की कुछ लाइनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज। रेल पानी में आग लगा, घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी। जहाज आसमान चुमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे। पर मैं वहीं का वहीं रह गया, वहीं का वही मजदूर। कहने का मतलब ये है कि जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, कहीं ना कहीं हमें पढ़कर इतना समझ में आ गया है कि जो पैराग्राफ पूरा डिपेंड है मजदूर के ऊपर, कि इतना सारा काम करते हुए, इतने सारे चीजों को बनाते हुए, इतनी जो विकसित होता हुआ, जो जितने भी चीजें विकसित हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक मजदूर का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा अहम रोल है उसका। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन जो मजदूर है उसने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने खुद की प्रगति नहीं देखी, बल्कि उसने देश की, दुनिया की, लोगों की प्रगति देखी है। और वो जो मजदूर है वो वही का वही मजदूर रह गया, उसने अपनी खुद की प्रगति नहीं देखी। ठीक है, तो ये कहानी एक मजदूर की है। अब इसमें क्वेश्चन जो आए हैं वो कहीं ना कहीं मजदूर से रिलेटेड जरूर पूछा जा गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि मीलों का दैत्य शोर में रेखांकित पदों का आशय है। ठीक है, इसका बताना है कि जो मीलों का दैत्य शोर, ये जो लाइन है इसमें जो है इसका जो आशय यानी कि जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ में देख लेते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मीलों का दैत्य शोर और धुआं उगलने लगा। कहीं ना कहीं इसका संबंध शोर से है। ठीक है, आवाज से या धुआं उगलने लगा से। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ कि मीलों से निकलने वाली धीमी ध्वनि। दूसरा है मीलों से निकलने वाली भयानक ध्वनि। तीसरा है मीलों से निकलने वाली दैत्याकार ध्वनि। और चौथा है मीलों से निकलने वाली दैत्यों की ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आशय दिया हुआ है, इसका जो अर्थ है, उसका मतलब है कि मीलों से निकलने वाली भयानक ध्वनि। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि भयानक शोर का मतलब होता है कि भयानक ध्वनि। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रात दिन पसीना बहाना वाक्य से तात्पर्य है। जो रात दिन पसीना बहाना एक दिया हुआ है वाक्य, इससे जो है क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है गर्मी के कारण पसीना बहाना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं रात दिन पसीना बहाना। तीसरा है अथक परिश्रम करना। और चौथा है धनार्जन हेतु सारा दिन पसीना बहाना पड़ता है। तो रात दिन पसीना बहाने का मतलब होता है कि अथक परिश्रम करना।
एक मजदूर है, वो रात दिन पसीना बहा रहा है, इसका मतलब कि वो एक अथक परिश्रम कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेकंड थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलगाड़ी से रथ बने, भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए, का भाव है। कहने का मतलब जो जल लाइन दी हुई है, बैलगाड़ी से रथ बने, भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए गए, इसका जो है भाव यानी अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है मनुष्य ने विकास की राह पकड़ ली। दूसरा है मनुष्य को बैलगाड़ी से रथ बनाना आ गया। तीसरा है भाप वाले इंजनों का आविष्कार कर लिया। चौथा है बैलगाड़ी से रथ बनाना सरल कार्य था। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बैलगाड़ी, सॉरी, मनुष्य ने विकास की राह पकड़ ली। यहाँ पे दिया हुआ कि बैलगाड़ी से रथ बने, भाप से चलने वाले इंजन गढ़ लिए गए। कहने का मतलब कि जहां पहले बैलगाड़ी चलते थे वहां रथ बन गए, जहां पे बैलगाड़ी रथ बने थे वो जो है वहीं पे आप भाप से चलने वाले इंजन बना लिए गए। तो मनुष्य जो है वो विकास की कहीं ना कहीं राह पकड़ ली है, उसने विकास कर ली है। ठीक, विकास करने लगा है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गद्यांश में किसकी बात कही गई है। जो ऊपर गद्यांश हमने पढ़ा है उसमें किसकी बात की गई है, जंगल काटने की, बैलगाड़ी की, रेलगाड़ी की या फिर मजदूर की। तो वहां हमने देखा कि जो बात की गई है वो एक मजदूर की बात की गई, साफ साफ दिया हुआ है कि मैं वही का वही मजदूर, है ना। तो यहाँ पे जो है ये फोर्थ ऑप्शन सही है, मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे युग में शब्द है। जो धीरे धीरे युग में, धीरे धीरे ये जो शब्द है ये कौन सा युग में है ये बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है वो है विलोम शब्द, दूसरा है पुनरुक्त शब्द, तीसरा है यौगिक शब्द और चौथा ऑप्शन है रूढ़ शब्द। ठीक है, तो जो सही जो यहाँ पे सही आंसर है वो है यहाँ पे पुनरुक्त शब्द। ठीक है, पुनरुक्त शब्द जो है वो सही आंसर है यहाँ पे। अब ये पुनरुक्त शब्द, सॉरी, यहाँ पे जो युग में दिया हुआ है ये होता क्या है, यानी कि पुनरुक्त शब्द होता क्या है। ये होता है कि जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाते हो। कोई भी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 बार प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तो एक विशेष अर्थ जहां पर दर्शा रहा हो वहां पे पुनरुक्त शब्द होता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर बनाए, वाक्य का आशय है, इनका क्या मतलब है। ठीक है, ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है गांव, कस्बे और नगर बनाने के लिए जंगल काट दिए गए। दूसरा है गांवों, कस्बों और नगरों के लिए जंगल काटना अनिवार्य था। तीसरा है जंगल की भूमि साफ करके गांव, कस्बों और नगरों का निर्माण किया। चौथा है जंगल की अधिकता के कारण गांवों, कस्बों और नगरों का निर्माण असंभव था। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। अब थर्ड क्यों होगा कि जो जंगल की भूमि है उसको साफ करके गांवों, कस्बों और नगरों का निर्माण किया, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल पानी में आग लगा, घंटों में सैकड़ों मील दौड़ने लगी, से तात्पर्य है, इससे क्या तात्पर्य। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। भाप वाले इंजनों की सहायता से तेज गति के यातायात के साधन बना लिए। पानी में आग लगाने से रेल दौड़ने लगी। तीसरा है पानी में आग लगाना कठिन कार्य है और चौथा है पानी और आग का साथ संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है कि भाप जो है, भाप वाले इंजनों की सहायता से तेज गति के यातायात के साधन बना लिए। यहाँ पे दिया हुआ कि रेल पानी में आग लगा, घंटों सैकड़ों मील दौड़ने लगी। कहने का मतलब कि देश ने इतना विकास कर लिया है, उसने रेलगाड़ी बना ली। ठीक है, और रेलगाड़ी बनाने की वजह से जो है जो हजारों मीलों की जो दूरी है, सैकड़ों मीलों की दूरी है, वो घंटों में ही तय होने लगी है। ठीक है, रेलगाड़ी के माध्यम से। उसका जो है पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए। फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है। ठीक है, इसमें जो धीरे धीरे है इसमें कौन सा, फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाया, जो ये वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सा कारक है ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कर्म कारक, दूसरा है कर्ता,
दूसरा है कर्ता कारक, तीसरा है करण कारक और चौथा है संप्रदान। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, मैं फिर धीरे धीरे मैंने महानगर बनाए में जो कारक है वो है कर्ता कारक। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हुआ दिया हुआ है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया हुआ है। एक अच्छा, हर पेपर में आपने देखा होगा कि पैराग्राफ दिए होते, कहीं कहीं एक पैराग्राफ एक एक गद्यांश एक पद्यांश दिया होता, कहीं कहीं एक गद्यांश दो गद्यांश दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो गद्यांश है, इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, ये चुनना है हमें। अब इसमें देख लेते हैं किसकी कहानी दी हुई है पैराग्राफ में। एक समय था जब प्रकृति ने मनुष्य को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। अब ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाले मानव ने अपने ऐशो आराम के लिए अनगिनत साधन जुटा लिए हैं। क्या जल, क्या थल, क्या अंबर, सभी मनुष्य के अधीन है। अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो। ठीक है, अब ऐसा कोई रहस्य नहीं है प्रकृति का जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो। एवरेस्ट के सर्वोच्च शिखर को भी मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। इसका कारण है मानव का अदम्य साहस, कभी ना हारने वाली प्रवृत्ति। यह जरूरी है कि सफलता पाने के लिए ध्येय तक पहुंचने की तीव्र उत्कंठा, लगन और आत्मविश्वास होना ही चाहिए। पर परमावश्यक है साहस, हिम्मत। जहां साहस है, विवेक है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, वहां सफलता भी बाहें पसारे खड़ी रहती है। संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जिसे साहसी पुरुष सफलता पूर्वक नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यक्ति की, एक साहसी पुरुष की बात की गई है कि कैसे वो उसने सर्वोच्च शिखर पर एवरेस्ट के जो सर्वोच्च शिखर है वहां पर चढ़ाई की। ठीक है, एक साहस का जो है परिचय दिया। और जो है उसके अंदर जो एक इंसान है, मनुष्य है, उसके अंदर अगर साहस है, हिम्मत है, शक्ति है और बुद्धि है तो वो कहीं भी सफलता पा सकता है, उसको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की, एक साहसी व्यक्ति की इसमें बात की गई है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। वाक्य से आशय है सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई। ये हमें बताना है कि इस वाक्य से क्या मतलब है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सभ्यता ने प्रकृति को अपनी दासी बना लिया, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने प्रकृति को भी अपने नियंत्रण में कर लिया, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है प्रकृति आरंभ से ही मनुष्य की दासी है, और चौथा है प्रकृति और मनुष्य का अटूट रिश्ता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है जो हमारे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो सभ्यता है, सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया। मतलब सभ्यता के विकास के साथ 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 मनुष्य ने जो प्रकृति है उसको भी अपने नियंत्रण में कर लिया है, प्रकृति के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मनुष्य को ना हो से तात्पर्य है। तो यहाँ इसका जो आंसर वो भी पैराग्राफ में दिया हुआ, हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे अब कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को ना हो। ठीक है, कहने का मतलब कि जो प्रकृति का रहस्य है उसको मनुष्यों ने कहीं ना कहीं उसको समझ लिया है, जान लिया है, सारी चीजें मनुष्य के कहीं ना कहीं नियंत्रण में हो गई है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है लगभग। तो देखते हैं इसकी क्या दिया हुआ है इसमें। पहला है मानव को रहस्य खोजने का शौक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है मानव की प्रवृत्ति खोजी होती है। तीसरा है मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है, और चौथा ऑप्शन है मानव के सम्मुख रहस्य टिक नहीं पाते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर ज्ञान है, ये जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गद्यांश के आधार पर मानव की प्रवृत्ति है। जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है उसके आधार पर मानव की प्रवृत्ति कैसी है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हार मानने वाली, दूसरा है जुझारू, तीसरा है अदम्य साहस और चौथा खोजी।
ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जुझारू, यानी कि जो गद्यांश में एक मानव की प्रवृत्ति दी गई है वो दिया गया है जुझारू, यानी कि जो मानव की प्रवृत्ति है वो एक जुझारू है। ठीक है। जो कि एक साहसी व्यक्ति है वो सरलता से सभी कार्य कर लेते हैं, अगर उनके अंदर साहस है, बुद्धि है, शक्ति है, तो वो कोई भी कार्य जो है उसको कर लेते हैं, उसमें सफलता जरूर उनको मिलती है। तो इसका जो यहाँ का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, जुझारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्ति सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन के यानी कि जो संसार के कार्य हैं या जीवन में जो भी उनको कार्य मिलते हैं उनको जो है सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आलसी। क्या आलसी व्यक्ति सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा है साहसी। जी हाँ, कैसे व्यक्ति सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं? जो व्यक्ति साहसी होते हैं वो सभी कार्य जो भी उनको मिलता है, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, कैसा भी हो, वो कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो साहसी होते हैं। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च का सन्धि विच्छेद है। सर्वोच्च जो दिया हुआ है इसका सन्धि विच्छेद क्या है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सर्व प्लस उच्च, दूसरा है सव प्लस उच्च, तीसरा है सर्वो प्लस उच्च और चौथा है सर्व प्लस ओच। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि इसमें जो है कौन सी संधि है। कोई किसी भी संधि को विच्छेद करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो कौन से गुण का है। ठीक है, कौन सी संधि है उसमें, सॉरी, उसमें कौन सी संधि है। तो अगर हम सर्वोच्च की बात करें तो इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। ठीक, गुण संधि है। और अगर बात करें इसके संधि विच्छेद की तो जो संधि विच्छेद है वो होगा सर्व प्लस उच्च। ये ऑप्शन सही होगा पहला। सवधन उच्च नहीं हो सकता, सर्वोधन उच्च नहीं हो सकता, सर्वधन उच्च नहीं हो सकता। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, सर्व प्लस उच्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनगिनत में उपसर्ग है। जो अनगिनत शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा उपसर्ग है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है अन, तीसरा है अनग और चौथा है नत। तो जो अनगिनत में उपसर्ग है वो है अन। ठीक है, अन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है, अन। अन जो है वो अनगिनत का उपसर्ग है। अब बात करें कि उपसर्ग होते क्या हैं, तो उपसर्ग जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व यानी कि शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की विशेषता प्रकट करते हो या ला देते हैं, वही होते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे जो गिनत है, ये गिनत एक शब्द है, गिनत के पहले जो अन लगा है ये उपसर्ग है। ठीक है, इनको दोनों को मिला के एक प्रकार की विशेषता है कि अनगिनत मीन्स जिनको हम नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होने से तात्पर्य है। एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होने से तात्पर्य है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पैरों में झुक जाना, दूसरा ऑप्शन है कि दूसरों को प्रणाम करना, तीसरा है कि एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण करना और चौथा है एवरेस्ट पर पहुंचकर सभी को नमन करना। तो जैसा कि हमने वहां पे देखा हुआ है पैराग्राफ में कि एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होने से जो तात्पर्य है वो होता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण कर ली, यानी मनुष्य इतना साहसी है कि उसने एवरेस्ट पर भी चढ़ाई पूरी कर ली है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी। पहला ऑप्शन है अधिभाषिक जागरूकता, दूसरा है विमर्श विश्लेषण, तीसरा है द्विभाषिक जागरूकता और फोर्थ ऑप्शन है कि विषय वस्तु विश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अधिभाषिक जागरूकता। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इसमें बताना है कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है। पहला है ध्वनि, दूसरा है आकृति विज्ञान, तीसरा है वाक्य रचना और चौथा ऑप्शन है अर्थग्राम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो होती है स्वनिम। स्वनिम जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है स्वनिम। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। निर्देश सामग्री के लिए पठन किसका उदाहरण है, ये हमें बताना है। ठीक है,
पहला ऑप्शन दिया है वाचन श्रवण संप्रेषण चैनल, दूसरा दिया हुआ है लेखन पठन संप्रेषण चैनल, तीसरा है मानस दर्शन अवलोकन संप्रेषण चैनल और चौथा है वाचन लेखन संप्रेषण चैनल। तो यहाँ पे जो निर्देश सामग्री के लिए पाठन का जो उदाहरण है वो होगा लेखन पठन संप्रेषण चैनल, ठीक है, जिसका उपयोग शिक्षक अपने शिक्षण को सरल बनाने के लिए करते हैं। जो ये लेखन और पठन और संप्रेषण जो है, यानी लेखन मीन्स लिखना, पठन मीन्स पढ़ना और संप्रेषण मीन्स बातचीत करना, इन तीनों का जो उपयोग करता है शिक्षक, वो अपने जो शिक्षण होता है यानी कि जो पढ़ाने का तरीका है उसको सरल बनाने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतुल्यकालिक अधिगम का उदाहरण है। अतुल्यकालिक अधिगम जो होता है उसका उदाहरण क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला है तुरंतो संदेश, दूसरा ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा है तुरंता वार्तालाप और चौथा है पाठ्य पुस्तक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाठ्य पुस्तक, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अब बात करें कि ये जो अतुल्यकालिक अधिगम ये होती क्या है, ये होता क्या है। तो जो अतुल्यकालिक अधिगम है ये जो है ऐसा अधिगम है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसमें जो है शिक्षक के साथ जो है शिक्षार्थी मौजूद नहीं होता है, ठीक है। एक जो शिक्षक होता है वो क्या करता है कि छात्रों को एक असाइनमेंट यानी जो एक कार्य है वो देता है और उसे जमा कराने के लिए एक समय आवंटित करता है कि आप ये कार्य करिए, या ये जो प्रोजेक्ट बनाना है, जो फाइल बनानी है इसको बनाइए और इस निश्चित टाइम मतलब कि 10 दिन या 15 दिन के बाद एक टाइम निश्चित करते हैं, उस दिन बताते हैं कि कहते हैं कि उस दिन आपको लाके जमा करना होगा, ठीक है। जब वो फाइल जमा करते हैं तो उसके बाद शिक्षक जो है उनकी फाइल को चेक करता है, जांच करता है, उसके बाद जो भी रेट देना होता है प्रतिक्रिया के रूप में देते हैं कि हाँ आपका जो प्रोजेक्ट है सही है नहीं है, या जो भी है वो वहां पे बच्चों को बताते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है अतुल्यकालिक अधिगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त और प्रभावशाली संप्रेषण सिखाने के लिए नियम बताते हैं तो वे किस बात पर बल दे रहे होते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है परिणामवादी, दूसरा है अर्थ विज्ञान, तीसरा है स्वर विज्ञान और चौथा है रूप विज्ञान। तो जब अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों को उपयुक्त एवं प्रभावशाली संप्रेषण सिखाने के लिए नियम बताते हैं तो वो जो है जो जिस बात की ओर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ज्यादा जोर देते हैं, वो होता है रूप विज्ञान, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 माह के आसपास बच्चे स्वर या वावल समान ध्वनियां निकालते हैं, इसे क्या कहा जाएगा। जो 2 माह के लगभग यानी 2 माह या 2.5 माह के लगभग के जो बच्चे होते हैं वो कुछ शब्द निकालते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, जो उनके जो स्वर होता है या वावल कहेंगे जो है वो जो शब्द बोलते हैं या जो बोलने की कोशिश करते हैं, जो आवाज एक तरीके की निकलती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है बबलाना, दूसरा है कुंजन, तीसरा है रोना और चौथा है बातचीत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुंजन यानी कि कूइंग करना। जो लगभग 1 महीने की या लगभग 2 महीने के जो बच्चे होते हैं वो रोने के अलावा कुंजन करना या कूकना या कूइंग करना जो है शुरू कर देते हैं। और जो ये जो प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है ये तब तक चलती जब तक बच्चा जो है 4-5 महीने तक ने मतलब ये जो प्रक्रिया है कूइंग करने की कुंजन करने की वो लगभग 4-5 महीने के बाद तक ही होती रहती। बच्चा तब तक जब तक बोल नहीं पाता, सही शब्द नहीं बोल पाता, तब तक ये क्रिया करता रहता है, ठीक है। और ये जो है जो कुइंग होती है या कुंजन है ये एक प्रकार की ऐसी ध्वनि है, ठीक है, जिसमें बच्चा एक शब्द निकालता है, बिल्कुल छोटा जैसे मुंह हो गया या फिर कई शब्द होते हैं जैसे मुंह करके बोलता रहता है, या कई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चा बोलने की कोशिश करता है, वो हमें लगता है कि ये शब्द बोल रहा है, ठीक है। तो वही होती है कुइंग या कुंजन, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पादन और दक्षता में विरोधाभास किसके द्वारा दर्शाया गया है। निष्पादन और दक्षता में जो विरोधाभास है वो किसके द्वारा दर्शाया गया है वो बताना है। पहला ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, दूसरा ऑप्शन है फर्डिनांड द सॉसर, तीसरा है एडवर्ड सपीर और चौथा है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉम चॉम्स्की।
निष्पादन और दक्षता का जो विरोधाभास है वो जो है नॉम चॉम्स्की ने दर्शाया। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्त्यात्मक भाषा कौशल विकास चैनल क्या है? इसका ऑप्शन है श्रवण वाचन, पहला ऑप्शन। दूसरा है पठन लेखन, तीसरा है श्रवण पठन और चौथा है वाचन लेखन। तो जो अभिव्यक्त्यात्मक भाषा कौशल विकास चैनल है वो है वाचन लेखन, यानी कि बोलना और लिखना इसका सही आंसर होगा। अभिव्यक्ति इंसान जो है या कोई भी बालक हो बोलकर और लिखकर ही अपनी भाषा को या अपनी बातों को या अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो बोलना और लिखना, वाचन और लेखन, ये जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य सामग्री का बारीकी से पठन किस भाषा कौशल का विकास करता है? पहला ऑप्शन है श्रवण, दूसरा है वाचन, तीसरा है पठन और चौथा है लेखन। तो जो पाठ्य सामग्री यानी कि जो पढ़ने वाली सामग्री उसको बारीकी से पढ़ना, तो जो है उदाहरण है किस भाषा कौशल का, तो वो है पठन, यानी कि पढ़ने का। पढ़ने का जो भाषा कौशल विकास का जो उदाहरण है वो है पठन। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वाचन में कौन सा क्रम है? वाचन जो शब्द दिया हुआ ये इसमें कौन सा क्रम है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विषय वस्तु अभिव्यक्ति, दूसरा है अभिव्यक्ति विषय वस्तु, तीसरा है अभिव्यक्ति विचार और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति संप्रेषण। इसका जो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु और अभिव्यक्ति जो है ये वाचन का उपयुक्त क्रम है। ठीक है, एकदम सही क्रम जो है वो विषय वस्तु और अभिव्यक्ति है, यही सही क्रम में आता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विषय वस्तु और अभिव्यक्ति वाचन का जो सही क्रम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संकेत खोलने वाले या डिकोडर के रूप में माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे संकेत खोलने वाले या डिकोडर के रूप में माना जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रेषक, दूसरा है संकेत या सिग्नल, तीसरा है चैनल और चौथा है ग्रहणकर्ता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ग्रहणकर्ता, यानी कि ग्रहण करने वाला, उसको डिकोडर के रूप में माना जाएगा। जो संकेत खोलने वाले या डिकोडर के रूप में जो है जिसको माना जाएगा वो है ग्रहणकर्ता। ठीक है, अब बात करें कि ये जो डिकोडर ये होता क्या है, तो जो एक डिकोडर है ये एक प्रकार का सर्किट है जो एक कोड को संकेतों के सेट के रूप में बदलता है। ठीक है, परिवर्तित करता है एक सेट के रूप में। ठीक है, उसे ही डिकोडर कहा जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द और पृष्ठ में पंक्तियां, यानी कि शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द और पृष्ठ में पंक्तियां आपस में बहुत पास पास नहीं होनी चाहिए या किस ओर संकेत करता है। ये कहीं ना कहीं लिखावट से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है लिखावट में सादगी, यानी लिखने में बिल्कुल सादगी हो। दूसरा है लिखावट में एक रूपता, तीसरा लिखावट में अंतराल और चौथा है लिखावट में सुंदरता। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ कि शब्द में अक्षर, पंक्ति में शब्द और पृष्ठ में पंक्तियां आपस में बहुत पास पास नहीं होनी चाहिए, तो ये जो है ये संकेत करता है लिखावट के अंतराल को, यानी जो फासला छोड़ना होता है वो एक तरह से संकेत करता है कि जब हम कोई भी वाक्य लिखे तो लिख रहे हैं उसमें एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का जो फासला होना चाहिए, विशेष एक जो अनुपात में, यानी कि जितना भी एक होता नहीं कि आप ये जो वर्ड लिख रहे हैं, जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कितना गैप होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, शब्द और अक्षर अलग अलग एक ही में नहीं होना चाहिए, एक ही सटे नहीं होने चाहिए, वो जो है इसी का जो है संकेत करता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भाषा की भूमिका के बारे में सही नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला है अंग्रेजी देश की सह कार्यालयी भाषा है, अंग्रेजी जो है देश की सह कार्यालयी भाषा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें कहाँ निगेटिव पूछ रहा, कहाँ पॉजिटिव पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा है तो हमें निगेटिव ही आंसर करना है। ठीक है, कि इसमें पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजी भाषा की भूमिका के बारे में सही नहीं है, कहने का मतलब चार ऑप्शन है, चार में तीन है जो सही होंगे, एक होगा ऑप्शन ऐसा जो सही नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, वही गलत हमारा आंसर होगा, उसको ध्यान रखना है।
पहला है अंग्रेजी देश की शाह कार्यालय भाषा है। ये सबको पता है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी जो है एक कार्यालय भाषा मानी जाती है भारत में। दूसरा है अंग्रेजी न्यायालय की भाषा है। ये भी सही है कि अंग्रेजी जो है हिंदी के साथ साथ न्यायालय की भाषा मानी जाती है, न्यायालय में अंग्रेजी का यूज होता है। तीसरा है अंग्रेजी आधुनिक दुनिया से परिचित करवाती है। ये भी सही है। कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है, जो दुनिया जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जहाँ पे जा रही है, वहां कहीं ना कहीं अंग्रेजी का उसका महत्व बढ़ रहा है आज के टाइम पे, आधुनिक दौर में। ठीक है, तो ये जो है आधुनिक दुनिया से परिचित कराती है। थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत है। नहीं, अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का स्रोत नहीं है, ये ऑप्शन निगेटिव है और यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राह्यशील भाषा कौशल विकास चैनल क्या है। पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल, दूसरा है पठन लेखन, तीसरा है श्रवण पठन और चौथा है वाचन लेखन। तो जो ग्राह्यशील भाषा कौशल विकास होता है वो होता है श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। जो भाषा अर्जन उपकरण है वो जो है अवधारणा किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है पियाजे और चौथा है वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो भाषा अर्जन की जो उपकरण की जो अवधारणा जो संबंधित है वो है चॉम्स्की से। ठीक है, जो चॉम्स्की साहब हैं इन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ठीक है, कि और ये मानते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से कि जो बालक है वो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है बालक में। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है बालक में वो बचपन से ही छात्र में निहित होती है। ठीक है, बात करें कि भाषा अर्जन उपकरण की, तो जो भाषा अर्जन उपकरण की जो इन्होंने उपकरण को बताया वो जो है चॉम्स्की ने बताया एलईडी। एलईडी एक प्रकार का भाषा अर्जन का उपकरण है। ठीक है, भाषा अर्जन का एक उपकरण माना जाता है एलईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, एल फॉर लैंग्वेज, ए फॉर एक्विजिशन और डी फॉर डिवाइस। ये जो है कहीं न कहीं चॉम्स्की की जो अधिग्रहण परिकल्पना है उसका एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि जो एलईडी का संबंध करें या फिर भाषा अर्जन के जो उपकरण के संबंध की या उसकी बात करी जाए तो इसका जो है चॉम्स्की से इसका संबंध माना जाएगा। इसका जो संबंध होता है एलईडी या भाषा अर्जन उपकरण से की अवधारणा का जो संबंध माना जाता है वो चॉम्स्की जो एक महत्वपूर्ण या फेमस या कहे प्रसिद्ध जो है भाषाविद हैं, जो कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो भाषा अर्जन से संबंधित अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी पिछले एग्जाम में यानी कि जनवरी एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको काफी हद तक हेल्प करेगी आपके जुलाई के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप सबको आज की क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफी हद तक लाभ मिले इससे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि और भी जो पेपर है उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं अपने इसी चैनल पे, और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं उनको भी हम इसी चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखा करिए ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन, कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको जाएगा, तो कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं कर पाएंगे, स्किप नहीं हो पाएगा। और सारी वीडियो आप अगर देखते हैं तो आप 100% श्योर है कि आपका सीटेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाइड हो जाएगा। आई होप आप सबको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।